हेलो दोस्तों, आज हम लोग KVS-PY की सीरीज में जीके जीएस के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, जिसमें मैंने पीआरटी KVS-PRT 2023 के जीके जीएस क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हुआ है। तो हम लोग क्वेश्चंस के साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स इज नॉट इन इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कालीबंगन, राखीगढ़ी, लोथल, ये तीनों इंडिया में पड़ते हैं। और फोर्थ हमारा मोहनजोदड़ो, इसके साथ साथ हड़प्पा, ये हमारे दोनों पाकिस्तान में पड़ते हैं। यानी करेक्ट आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। अच्छा, ऊपर वाले साइड से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। जैसे कालीबंगन कहाँ पे है, तो कालीबंगन राजस्थान में है, स्टेट का नाम पूछ सकता है। नेक्स्ट है राखीगढ़ी, राखीगढ़ी कहाँ पे, हरियाणा में। और एक चीज़ याद रखिएगा कि करेंटली इसे ही राखीगढ़ी को ही सबसे लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ी साइट माना जाता है। किसका? इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान कौन सा है? राखीगढ़ी माना जाता है। ये करंट अपडेटेड है। और लोथल क्या है? लोथल भी एक इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही सिटी है, और ये कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में। और ये किस लिए फेमस है? यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है लोथल से। लोथल से पूछा जाता है कि यहाँ पे कृत्रिम बंदरगाह या कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल डॉकयार्ड कहाँ पे पाया गया। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछने की इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आर्टिफिशियल डॉकयार्ड कहाँ पाया जाता है? लोथल में, और लोथल गुजरात में है। राखीगढ़ी सबसे बड़ी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट इस समय है, और ये हरियाणा में पड़ती है। और कालीबंगन राजस्थान में है। लोथल से एक फैक्ट और मिलता है कि कहाँ से धान की खेती के सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं, किस इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट से सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं। तो धान की खेती के या चावल की खेती के जो साक्ष्य हैं, ये लोथल से भी मिले थे। तो ये इसको भी, इस फैक्ट को भी याद रखिएगा। और इंडस वैली सिविलाइजेशन का मेन टाइम कब से कब तक माना जाता है? जो मेन पीक टाइम माना जाता है वो 2500 BC से 1750 BC तक माना जाता है। और ये फेमस थी अपने टाउन प्लानिंग के लिए। ये सिटी टाउन प्लानिंग पे बेस्ड था, यानी टाउन प्लानिंग के लिए फेमस था अपने। मोहनजोदड़ो से और दो चीज़ें मिली थी, इस पे भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। जैसे ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, ये वाली स्टैचू कहाँ मिली थी? डांसिंग गर्ल की स्टैचू कहाँ से मिली थी? तो ये भी मोहनजोदड़ो से मिली थी। और एक चीज़ पूछा जाता है कि प्रीस्ट की स्टैचू, जो ब्रोकन स्टैचू थी, वो कहाँ से मिली थी? तो वो भी हमारे मोहनजोदड़ो से मिली थी। तो इतने सारे फैक्ट्स मैंने बता दिए हैं, हो सकता है इससे भी जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एंशियंट सिटी ऑफ हड़प्पा वाज बिल्ट ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, रावी नदी के तट पर। जैसा कि हम सभी को पता है, जो भी सिंधु घाटी सभ्यता थी, वो सिंधु नदी और उसकी जो ट्रिब्यूटरी थी, जितनी भी उसकी सहायक नदियाँ थी, वहाँ पे वो फैला हुआ था। और जो हड़प्पा सिटी है, ये कहाँ फैला हुआ था? रावी नदी पे। अच्छा, कुछ और पूछा जा सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे इस बार हो सकता है मोहनजोदड़ो का पूछ ले। तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे था? इंडस रिवर, या इसको सिंधु नदी हिंदी में कहते हैं, सिंधु नदी के तट पर था। और आपका ऊपर जो मैंने बताया था लोथल भोगवा नदी के किनारे पे था, भोगवा नदी। और कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे। तो इतना याद हो गया, कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे, लोथल भगवा नदी के किनारे। ठीक, हड़प्पा का क्वेश्चन ही था जो रावी नदी के बैंक पे हो गया, और मोहनजोदड़ो जो है इंडस रिवर से रिलेटेड हो गया। तो इतने फैक्ट याद रखिएगा, रिवर वाला भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये साइंस का क्वेश्चन है। इसमें दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो इस स्टेटमेंट में ये देखना होता है सबसे पहली चीज़ कि ये दोनों ट्रू हैं या इनमें से कोई एक फॉल्स है। ठीक, नेक्स्ट इसमें देखा जाता है कि जो हमारा असर्शन है, यानी अभिकथन है, इसमें जो इसका तर्क दिया गया है सेकंड वाले स्टेटमेंट, क्या इसको एक्सप्लेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो इसको जानने के लिए हमें सबसे पहला काम यही करना होता है कि दोनों स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करना होता है। तो रीड करते हैं पहला स्टेटमेंट। असर्शन क्या कह रहा है? द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी सेम। तो क्या यह करेक्ट है या इनकरेक्ट है? तो इसको अभी हम लोग देखेंगे। रीजन भी पढ़ लेते हैं। द नॉर्मल टेम्परेचर इज द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सनस।
तो शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर भी हमें पता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, या इसको डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करेंगे 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है एक स्वस्थ आदमी का। लेकिन ये क्या होता है, एवरेज निकाला जाता है कई लोगों का लेकर के। तो इसी चीज़ से रिलेटेड ये वाला स्टेटमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट में तो ये कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति का तापमान समान नहीं हो सकता है। तो ये बात तो सही है। क्यों? क्योंकि तापमान किस पे डिपेंड कर रहा है, उसके हेल्थ या स्वास्थ्य पे डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट है उसके एज पे डिपेंड कर रहा है, उसकी एज क्या है उससे भी उसका तापमान घट या बढ़ सकता है। और वो एक्टिविटी अगर कोई कर रहा है, ज़्यादा एक्टिविटी कर ले रहा है, तो उसका भी बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा इनहेंस हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। तो ये प्रत्येक व्यक्ति का तापमान समान नहीं हो सकता, क्योंकि ये कई सारे कंडीशंस पे डिपेंड करता है। लेकिन क्या जो इसमें तर्क दिया हुआ है कि यह औसत तापमान से सामान्य तापमान निकाला जाता है, क्या इसको एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं कर पा रहा है। अगर तर्क में दिया होता कि प्रत्येक व्यक्ति का तापमान समान इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है, उम्र पे, स्वास्थ्य पे, और वो कौन सा जो है एक्टिविटी करके आ रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है। तो इस तरह से आपको ये समझ में आ रहा है कि स्टेटमेंट तो दोनों सही हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे ये सेकंड वाला जो तर्क है ये ऊपर वाले स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। उसका रीजन मैंने बता दिया, ये अगर रीजन में आएगा तब ये सही होगा, यानी कि स्टेटमेंट दोनों सही हैं। तो ये ऑप्शन 1 और 2 देखिए, यहाँ दोनों सही बताए गए हैं, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, तो हमारा ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो 1 वाला निकल जाएगा, केवल 2 वाला बचेगा, यानी व्याख्या नहीं करता है। व्याख्या कब करता? जब यहाँ पे लिखा होता कि प्रत्येक व्यक्ति का तापमान वेरी करता है हेल्थ, एज और एक्टिविटी पे। तो इससे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट से रिलेटेड, काफ़ी ज़्यादा मतलब बेसिक क्वेश्चन है। जैसे इसमें जो बर्फ़ जमता है, हमारा वाटर का जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको डिग्री फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट कहते हैं, ठीक। और ये जो 100 डिग्री पे वाटर बॉयल होना स्टार्ट होता है वो यहाँ पे 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे होता है। अच्छा, क्वेश्चन ये भी नहीं बनता, मैक्सिमम क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सा ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू है जहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर हो जाते हैं। ये कई सारे एग्जाम पूछा हुआ है। तो -40 डिग्री और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब -40 डिग्री आप लेंगे तो वहाँ पे ये दोनों सेम रीडिंग शो करेंगे। यहाँ पे इनका रीडिंग सेम होता है, -40 डिग्री और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये दोनों सेम है। बाकी मैंने 0 पे बता दिया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 100 पे 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और सेम कहाँ हो गया? -40 पे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। व्हेन वाज नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? तो दुग्ध दिवस, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है इंडिया में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, 26 नवंबर 2022। तो ये पेपर 2023 का था, इसीलिए इसमें ईयर लिखा हुआ है 2022, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि 22 में ही मनाया गया। 26 नवंबर को हम लोग दुग्ध दिवस क्यों मनाते हैं, ये फैक्ट जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इस दिन किसका बर्थडे पड़ता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन। अच्छा, क्यों इनका बर्थडे को हम लोग नेशनल मिल्क डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं? तो इनका जो बर्थडे था, इनका जो योगदान था श्वेत क्रांति का नाम आप सुने होंगे, व्हाइट रिवॉल्यूशन। व्हाइट रिवॉल्यूशन का जनक इन्हें कहा जाता है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। और इन्होंने ही ऑपरेशन फ्लड चलाया था। तो ये नाम सारे पूछे जाते हैं, ये सारे किससे हैं? मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ऑपरेशन फ्लड पूछेगा, ऑपरेशन फ्लड किससे जुड़ा हुआ था? तो ये जुड़ा हुआ था किससे? मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इंडिया में। और इसी के चलते वाइट रिवॉल्यूशन आया। और श्वेत क्रांति जो थी वो किससे जुड़ी थी? मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने को लेकर के, यानी दुग्ध के प्रोडक्शन को बढ़ाने को लेकर के। और इनका जो बर्थडे था डॉक्टर वर्गीस कुरियन का, वो 26 नवंबर को पड़ता था, इसीलिए 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं आप अमूल का नाम सुने होंगे। अमूल, इसका फुल फॉर्म था आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, इसका नाम है। तो ये क्या है? ये गुजरात की एक सहकारी कंपनी थी, सहकारी यानी कोऑपरेटिव कंपनी, जिसमें छोटे छोटे किसानों को जोड़ करके उनके दूध का सही दाम उनको मिल पा रहा था, इसकी वजह से। अच्छा, और इसकी शुरुआत लगभग 1946 से हुई थी। तो वहाँ पे सरदार पटेल थे, त्रिभुवन दास थे और मोरारजी देसाई, ये सारे लोग मिल करके, जितने भी ग्रेट लीडर्स थे,
गुजरात के, उन्होंने एक सहकारी समिति बनाई थी, कैरा डिस्ट्रिक्ट प्रोड्यूसर मिल्क प्रोड्यूसर्स लिमिटेड, ये पहले ये नाम था। 1950 में प्रोफेसर डॉक्टर वर्गीस कुरियन जब जुड़े, डॉक्टर वर्गीस कुरियन जुड़ने के बाद अमूल, यहीं से अमूल निकल के आया, और अमूल का फुल फॉर्म आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड था, और यहीं इन्हें दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए काम मिला। तो इन्हीं के प्रयासों से ही, ये मतलब साइंटिफिक बैकग्राउंड के थे, तो इन्हीं के प्रयासों के चलते ही श्वेत क्रांति भारत में आई और दुग्ध उत्पादन अच्छे से बढ़ा, और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट भी काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ गया। और इसी के चलते ऑपरेशन फ्लड भी इसी से जुड़ा हुआ था, तो ऑपरेशन फ्लड के थ्रू मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाया गया। तो इतनी सारी चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछेगा, बस इनके बारे में ज़रूर पूछ सकता है कि वर्गीस कुरियन किससे रिलेटेड है, वाइट रिवॉल्यूशन से कौन रिलेटेड है, और ऑपरेशन फ्लड किसके प्रोडक्शन से रिलेटेड था। अच्छा, एक नाम और याद रखिएगा, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये भी एग्जाम में काफ़ी पूछने की संभावना बनी रहती है। तो इसके दो जनक थे यहाँ पे, तो श्वेत क्रांति के जनक हो गए वर्गीस कुरियन, ग्रीन रिवॉल्यूशन के कौन थे, हरित क्रांति के एक थे भारत में और एक थे विश्व, ये दो नाम आता है। तो ये थे बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग, और इंडिया में कौन था, एम.एस. स्वामीनाथन। तो ये नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन था, तो वर्ल्ड में नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है और इंडिया में एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। तो इतने फैक्ट हमारे हो गए। नेक्स्ट चलते हैं। 5th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन गारंटीड एज ए फंडामेंटल राइट बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 फ्री लीगल एड, निःशुल्क विधिक सहायता। अच्छा, ये आता किस में है निःशुल्क विधिक सहायता, ये आता है हमारे DPSP में, नीति निदेशक तत्व में आता है, और किस आर्टिकल में आता है, 39A में आता है। तो ये नीति निदेशक तत्व का पार्ट है फ्री लीगल एड। बाकी पर्सनल लिबर्टी, दैहिक स्वतंत्रता, आर्टिकल 21, ये हमारे फंडामेंटल राइट वाले में से है। और DPSP हमारा किस पार्ट में आता है, किस भाग में आता है, संविधान के 4th भाग में आता है, जबकि हमारा जो फंडामेंटल राइट है, तो फंडामेंटल राइट हमारा 3rd पार्ट में आता है। और ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक जाता है, 12 से लेकर के 35 तक जाता है। अच्छा, संवैधानिक उपचार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ये आर्टिकल 32 में आता है, और BR अम्बेडकर साहब ने कहा था कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोल है। कॉन्स्टिट्यूशन का आत्मा किसे कहा जाता है, किस आर्टिकल को कहा जाता है, वो आर्टिकल 32 को कहा जाता है। और इसी के तहत किसी भी आदमी का अगर फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा सकता है। और इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के पास 5 तरह के रिट ज्यूरिसडिक्शन होते हैं, 5 तरह के रिट वो इशू कर सकता है। जबकि हाई कोर्ट का किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है, आर्टिकल 226 में। तो इतना फैक्ट हो गया, हाई कोर्ट के 226 के तहत रिट इशू करता है, और वहीं पे हमारा सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत फंडामेंटल राइट वायलेशन में 5 तरह के रिट इशू कर सकता है। एक लास्ट ऑप्शन हमारा बच रहा है, व्यवसाय की स्वतंत्रता। तो जो स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये इनिशियली कितना था, इनिशियली था 7, ठीक, ऐसे था A B C D E F G कर, इतना था हमारे पास 7। इसमें से एक था राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी को 44वें संविधान संशोधन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत इसको लीगल राइट बना दिया गया, लीगल राइट। अब ये फंडामेंटल राइट ना होकर के ये लीगल राइट में इसको डाल दिया गया। और 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1978 में हुआ था। तो ये पार्ट भी याद रखिएगा। और इसके बाद इसमें संख्या 6 हो गई। और इसमें क्या क्या थे, पहला नंबर पे क्या था हमारा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ए वाला हो गया। बी वाले में क्या था, असेंबल पीसफुली, ठीक, पीसफुली आप असेंबल हो सकते हैं। सी वाले में था एसोसिएशन आप बना सकते हैं। और 4th में था आप कहीं पे भी मूवमेंट कर सकते हैं, फ्री मूवमेंट कर सकते हैं। फिर था रिसाइड एंड सेटल,
कहीं पे भी रिसाइड और सेटल कर सकते हैं। और उसके बाद वाला यही था जो कि हट गया, और जी वाले में दिया था कि हम लोग किसी प्रोफेशन या व्यवसाय को अपना सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता है हमारे पास। तो ये हमारा जी वाले पोर्शन में आ गया। तो फंडामेंटल राइट के बारे में मैंने बता दिया कि पार्ट 3 में आता है और 12th आर्टिकल से लेकर के 35th आर्टिकल तक माना जाता है। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच काइंड ऑफ सॉइल हैज कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर एंड इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन। तो किस मिट्टी में नमी को थामने की क्षमता होती है और वह कपास की खेती के लिए अभीष्ट होती है। तो ऐसा नहीं कि और किसी मिट्टी में उगाई नहीं जा सकती, बस उसके लिए सुटेबल, सबसे ज़्यादा सुटेबल कहेंगे। तो सुटेबल सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी होती है? ब्लैक सॉइल होती है। और ब्लैक सॉइल को हम लोग रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, रेगुर मिट्टी। तो ये भी नाम करके पूछ सकता है कि काली मिट्टी का और क्या नाम है, तो काली मिट्टी का नाम रेगुर मिट्टी भी है। और ये डेक्कन प्लेटू वाले पोर्शन में फैली हुई है। ऐसे इंडिया है तो यहाँ के साइड में ऐसे फैली हुई है। महाराष्ट्र में है सबसे ज़्यादा, एमपी है हो गया, थोड़ा सा कर्नाटक वाला पोर्शन हो गया, और कुछ पार्ट गुजरात में भी हो गया। तो ये पाई जाती है। अच्छा, एरिड सॉइल क्या होती है? एरिड सॉइल मतलब शुष्क मिट्टी। ये ऐसे जगह पाई जाती है जहाँ नमी की कमी होती है। और शुष्क मिट्टी किसकी खेती के लिए फेमस होती है? तो मोटे अनाजों के लिए, याद रखिएगा। जैसे ज्वार बाजरा हो गया, मोटे अनाज के लिए फेमस होती है। रेड सॉइल, तो रेड कलर क्यों होता है ये भी पूछा जा सकता है। तो आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है रेड कलर, ठीक। और ये तो गेहूं धान सबके लिए सुटेबल है, लेकिन स्पेशली पूछा जाता है मूंगफली के लिए। तो मूंगफली के लिए अच्छी सुटेबल है। अच्छा, नेक्स्ट है लैटेराइट सॉइल। इससे भी क्वेश्चन बन सकता है कि लैटेराइट सॉइल किसके लिए जानी जाती है, किसकी खेती के लिए। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है चाय, कॉफ़ी, रबड़ और काजू। ये नाम ऐसे दे देंगे और पूछेंगे कि ये किस प्रकार की मिट्टी में सबसे अच्छे तरीके से उगाए जा सकते हैं। तो सबसे सुटेबल सॉइल लैटेराइट सॉइल है किसके लिए? टी, कॉफ़ी, रबड़ एंड कैस्यू नट के लिए। तो इसका ऑप्शन 4th करेक्ट हो जाता अगर आता तो। अभी के लिए हमारा ऑप्शन 3 ब्लैक सॉइल करेक्ट है। इसको रेगुर मिट्टी कहते हैं। इसमें गन्ने की भी खेती अच्छी खासी होती है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग वाज बिल्ट टू वेलकम द इंग्लिश मोनार्क किंग जॉर्ज फिफ्थ टू इंडिया इन 1911। तो 1911 में किंग जॉर्ज फिफ्थ के आने पर कौन सी बिल्डिंग का निर्माण किया गया? तो इसके लिए जो है गेटवे ऑफ इंडिया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में दोबारा भी पूछा जा सकता है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा, बॉम्बे में गेटवे ऑफ इंडिया। अच्छा, एक इंडिया गेट है, ये नई दिल्ली में है। इंडिया गेट ये बनी है न्यू दिल्ली में। अच्छा, ये किसकी याद में बनाई गई थी? तो जो भी वर्ल्ड वार फर्स्ट में ब्रिटिश इंडियन सोल्जर्स थे, मतलब ब्रिटिश आर्मी की तरफ से इंडियंस जो भी सैनिक लड़ रहे थे, जितने भी लोग शहीद हुए थे, उनकी याद में इंडिया गेट बनाया गया था। तो वर्ल्ड वार फर्स्ट खत्म होने के बाद 1921 से लगभग इसका निर्माण शुरू हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंडिया गेट पूछ लेगा। और ऑप्शन में दोनों नहीं दिया, नहीं तो कन्फ्यूजन भी हो सकता था। तो ध्यान से देखिएगा, गेटवे ऑफ इंडिया इन बॉम्बे, ये चीज़ याद रखिएगा। और 1911 में इसको बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स हैज़ द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। सबसे पहले देखते हैं उष्मीय मान या कैलोरीफिक वैल्यू किसे कहते हैं। तो किसी भी फ्यूल का यूनिट मास यानी एकांक द्रव्यमान या फिर कहें यूनिट मास अगर जलाएंगे तो कितनी ऊर्जा हमें प्राप्त होगी। तो एकांक द्रव्यमान में आप 1 ग्राम ले लीजिए या फिर 1 केजी ले लीजिए। तो जनरली ये केजी लिया जाता है, ठीक, कन्वीनियंस के लिए। लेकिन एकांक ग्राम से मतलब एकांक मास से कितनी ऊर्जा निकल रही है, वो ऊर्जा या तो किलो जूल में हो या किलो कैलोरी में हो, ठीक, ये दोनों ऊर्जा के मात्रक हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि कौन सा फ्यूल हमारा ज़्यादा एफिशिएंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा 1 एलपीजी। तो एलपीजी और सीएनजी में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। एलपीजी और सीएनजी का लगभग से मतलब बहुत थोड़ा अंतर होता है, लेकिन उसमें भी एलपीजी टॉप पे रहता है। तो इसका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। सीएनजी का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये भी पूछा जा सकता है। तो कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब समझ में आया कि यूनिट मास को जलाने पे कितनी ऊर्जा मिल रही है, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा फिर किलो जूल पर केजी ऐसे करिए या करिए किलो कैलोरी पर केजी।
ग्राम ले रहे हैं तो ग्राम लिख दीजिए, मतलब अपने हिसाब से यूनिट मास से जलाने पे जो एनर्जी मिल रही है बस उसको यहाँ पे कंपेयर किया जाता है, ताकि हमें पता चल पाए किस फ्यूल की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इज गारंटीड एज ए फंडामेंटल राइट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो किस कैटेगरी के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया और मूल अधिकार के रूप में। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चे। इसमें भी थर्ड ऑप्शन होगा ऑल चिल्ड्रन ऑफ एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। तो ये किस आर्टिकल में जोड़ा गया था? पहले इनिशियली आर्टिकल नहीं था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये 21 में जोड़ा गया, ये आर्टिकल है इसका। और 86वें संविधान संशोधन, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ये, इसको याद रखिएगा। 86वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें आर्टिकल 21 को जोड़ा गया, जिसमें इस चीज़ को 6 से 14 साल के बच्चों के लिए ये फंडामेंटल राइट बनाया गया। और इसी आर्टिकल के आने के बाद आप देखेंगे 2009 में RTE एक्ट आया, राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, जो कि 2010 में जा करके 1 अप्रैल 2010 में जाके इम्प्लीमेंट किया गया था। तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा, राइट टू एजुकेशन 2009 में आया था और 2010 1 अप्रैल 2010 में इसको लागू किया गया था। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। और किस आर्टिकल में 21 में और किस संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया? 86वें संविधान संशोधन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स रिजल्टेड इन डिसीसिव विक्ट्री ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिक्योरिंग इट्स अर्ली कंट्रोल ओवर ए सब्सटेंशियल रीजन ऑफ इंडिया। तो कुल मिला के ये है कि निर्णायक युद्ध कौन सा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो हिस्ट्री में हम लोग 2 मेन बैटल देखते हैं जहाँ पे ब्रिटिश इंडिया का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा, ईस्ट इंडिया कंपनी का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया इंडिया में। तो एक था हमारा बैटल ऑफ प्लासी और सेकंड था हमारा बैटल ऑफ बक्सर। तो बैटल ऑफ प्लासी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। और बक्सर का जो युद्ध हुआ था, सबसे पहले प्लासी का युद्ध देख लेते हैं। 1757 में हुआ था, सिराजुद्दौला वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी, इनके बीच में हुआ था और ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी इसको। तो यहाँ पे 3 लोग थे, जो कि 1764 अक्टूबर में हुआ था ये युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर। यहाँ पे 3 लोग अलायंस बनाते हैं, मीर कासिम और एक थे अवध के नवाब थे और शाह आलम II वर्सेस इधर रहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी से हेक्टर मुनरो। तो इन लोगों के बीच में एक बैटल होती है और यहाँ से भी ये तीनों लोग का जो अलायंस रहता है ये हार जाता है। तो यही चीज़ पूछा जाता है। तो मोस्ट डिसीसिव बैटल तो बैटल ऑफ प्लासी को ही माना जाता है, क्योंकि यहाँ से बंगाल हाथ से निकल गया था। तो बंगाल के ऊपर कब्जा स्टार्टिंग तो समझ लीजिए यहीं से हो गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो इसीलिए 1757 को सिराजुद्दौला वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी में सिराजुद्दौला की हार हुई और बैटल ऑफ प्लासी में ईस्ट इंडिया कंपनी विजयी रहे। उसके बाद 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ और इसमें मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और आप कह सकते हैं उस समय तो ये नहीं थे, लेकिन मुग़ल एम्परर जो थे शाह आलम II थे। तो ये 3 लोग मिल करके ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ते हैं बक्सर में, बिहार में बक्सर, और वहाँ पे इनकी हार हो जाती है। उसके बाद इलाहाबाद की 2 संधियाँ होती हैं। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।